वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ लेके आया हूं खास, क्योंकि एग्जाम आ गए दोस्तों पास, तो हम लोग तैयारी करेंगे एकदम बिंदास। कैसे करेंगे बिंदास? तो आज हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके मैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस लेके आया हूं। अब यहाँ लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में एक स्ट्रैटेजी रखना है दोस्तों कि लगभग और लगभग 120 वर्ड से जाके 150 वर्ड्स के बीच में रुकना है दोस्तों यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइंस गिनना नहीं है वहां पे करना क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 लाइन के बीच में आपको आंसर यहां पे लिखना है। तब जाके सीबीएसई के जो इन्विजिलेटर्स है वो ये सोचेंगे हाँ भैया कुछ बच्चा पढ़ के आया है, देखेंगे बोलेंगे यार क्या लिख रहा है बंदा, ठीक है ना। उसके बाद जो चेकिंग स्टाफ होगा वो बोलेगा वाह क्या कंटेंट लिखा है। तो चलिए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। सफरनामा जो है हमारा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब नॉर्मल और रेसिडेंट, जो नॉर्मली किसी जगह रह रहा है उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। बट यहां पे ऐसा नहीं है, इसको हम लोग समझे वो सारे रेसिडेंट जो लगभग 1 या 1 साल से ज्यादा उस देश में रह रहे हैं, उस कंट्री में रह रहे हैं, या तो वो यहां पे एक कंडीशन फुलफिल कर दे दोस्तों। उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे कि यहां पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर सब कुछ अगर इस देश में है तो उसको हम लोग यहां पे दोस्तों नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में ले सकते हैं दोस्तों। चलिए समझते हैं इसको। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, या तो वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, या वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या वो कोई फर्म हो सकती है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, नॉर्मली रह रहा है भाई बिल्कुल, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। और होना क्या चाहिए कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस कंट्री में होना जरूरी है। नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो नॉर्मल रेसिडेंट में दोनों ही लोग आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं दोस्तों और इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, और लगभग 1 या 1 साल से ज्यादा उस जगह पे रहना उसको जरूरी है। अब यहां पे हम लोग क्लियर करते हैं कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। तो दो तरीके से हम लोग उसको क्लियर करें। द रेसिडेंट लाइव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और वो उस डोमेस्टिक टेरिटरी में बंदा रहे कैसे भी करके। द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो रेसिडेंट रह रहा है वो अपनी बेसिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब चीजों को खरीदना बेचना जो भी करना चाहता है, और अर्निंग, स्पेंडिंग्स एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, और उसी जगह से वो अर्निंग्स भी करे, स्पेंडिंग्स भी करे और पैसा भी बचाए दोस्तों। तब जाके उसको हम लोग यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में। अब ये बोलता है कि फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट्स में आते हैं भाई। वो लोग जो कि लगभग 1 या 1 साल से ज्यादा इस देश में रह रहे हो, या तो उनकी नॉर्मल स्पेंडिंग जो है वो इसी देश में हो, मतलब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में हो। बट यहां पे बोल रहा है किसको नहीं लेना भाई नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में। चलिए बताइए। उन्होंने कहा फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, घूमेंगे, खर्चा करेंगे और चले जाएंगे, मगर वो ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे। एंड विजिटर्स हु विजिट्स अ कंट्री for recreation, holidays, medical treatment, studies, sports, conference, etc. क्योंकि इनका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में नहीं है। दूसरी कैटेगरी 1 या 1 साल से ज्यादा ये दोस्तों यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। दूसरा फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ठीक है। अब ये जो एम्बेसीज होते हैं वो कौन होते हैं? तो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले दूसरे कंट्री में उनको कहा जाता है एम्बेसीज। वो आएंगे, मीटिंग करेंगे, टाटा बाय बाय कह के यहाँ दोस्तों चले जाएंगे। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के जो भी आर्म फोर्सेस वाले आएंगे वो भी आएंगे और यहां से चले जाएंगे। लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, और जिस कंट्री में यहां बात हो रही है वहां पे इनको 1 साल से ज्यादा रहना था, मगर ये नहीं रह पा रहे ना दोस्तों, इसीलिए इनको हम लोग नहीं रह सकते। आगे और कौन कौन नहीं आ सकता इसमें? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या उसका कोई मेंबर, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, etc. are not considered as normal resident of the country in which they operate। क्यों? क्योंकि वो उस कंट्री में ज्यादा समय तक के रहेंगे नहीं, ठीक है। They are treated as the normal resident of the international area, इसीलिए उनको नॉर्मल रेसिडेंट की जगह इंटरनेशनल एरिया में हम लोग इनको कंसिडर करते हैं। एम्प्लॉयज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। अब वो जो बंदा यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आ रहा है वो पर्टिकुलर उस कंट्री का
बंदा माना जाएगा, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। हम इंडिया को अभी बेस बना रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा अमेरिका का, इंडिया का नहीं माना जाएगा, क्योंकि यूएनओ अपने आप में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्रू मेंबर्स की हम लोग बात करें जो फॉरेन वेसल्स के थ्रू आते हैं यहाँ पे, कमर्शियल ट्रैवलर एंड सीजनल वर्कर, जो काम करेंगे और चले जाएंगे, प्रोवाइडेड देयर स्टे इन लेस देन 1 ईयर, इसीलिए वो कम से कम 1 साल के अंदर वापस चलेगा, इसलिए नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं। अगर रह लेते तो हो सकता है नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। Border workers who live near the international borders and cross the border on a regular basis to work in the other country, वो सारे लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रह रहे हैं और काम के लिए दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, काम करने के बाद वापस आ जा रहे हैं, मगर 1 साल से ज्यादा नहीं रह रहे, दूसरा उस कंट्री में कोई भी किसी भी तरीके की स्पेंडिंग्स नहीं कर रहे दोस्तों यहाँ पे, they are treated as normal resident of the country where they live and not where they work। वो जहां रह रहे हैं वहां के वो नॉर्मल रेसिडेंट है, जहां काम करने आ रहे हैं वहां के वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा नहीं रह रहे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्या कहता है, डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। चलिए भैया बताइए यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिवीजन जिस तरीके से कंट्री का कर दिया गया है और जो बॉर्डर बना दी गई है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी। चलिए समझने की कोशिश करें। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे जो कैलकुलेशन है नेशनल इनकम का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है दोस्तों। इन लेमेन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। अब लेमेन्स की लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो कहता है डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जो पॉलिटिकल फ्रंटियर होती है यहाँ पे कंट्री के। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन द वाइडर सेंस, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जब हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं आगे, बोलता है एन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी आल्सो इंक्लूड्स। डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या चीजें आती है। पहला बोलता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। चलिए मान लेते हैं हमारा एयर इंडिया का एक विमान है, फ्लाइट है, वो जापान से लेकर रशिया के बीच में काम कर रही है, बट क्योंकि वो इंडिया की प्रॉपर्टी है इसीलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। वो शिप्स हो, वो एयरक्राफ्ट हो, काम कहीं पे भी कर रहे हो, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमेशा कंसीडर करी ही जाएगी। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। Planes operated by Air India between Russia and Japan are part of the domestic territory of India. Similarly, planes operated by Singapore Airways between India and Japan are a part of the domestic territory of the Singapore. जिसकी प्रॉपर्टी उसकी ही प्रॉपर्टी को उसकी ही कंट्री का माना जाएगा, काम भले ही कहीं पे भी कर रहे हो। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आया। दूसरा हम लोग बात करते हैं फिशिंग वेसल्स जो होते हैं, मछली पकड़ने के लिए जो वेसल्स होते हैं उसकी बात हो रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, अगर ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स की बात करें तो जो ऑयल एक्सकवेशन करते हैं या फिल्ट्रेशन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स, हमारे यहाँ के लोग इंटरनेशनल वाटर में उसको ऑपरेट कर रहे हैं। Where they have exclusive rights of the operation, बट उनको यहाँ परमिशन मिले कि आप यहाँ पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो वेसल है वो कहीं ना कहीं इंडिया की प्रॉपर्टी है दोस्तों। फॉर एग्जांपल फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन विल बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो फिशिंग बोट्स है वो सारी की सारी जहां पे भी ऑपरेट करे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, इसीलिए उसको कंसीडर करा जाएगा दोस्तों इसको डोमेस्टिक टेरिटरी में। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, एम्बेसीज, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करना फॉरेन कंट्रीज में वो काम होता है भैया एम्बेसीज का। राजदूत, कॉन्सुलेट, जो बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग हो जाए भैया जहां पे इंटरनेशनल सारी मीटिंग्स होने लग जाए, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्सुलेट्स। एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, या हमारा कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कोई ड्रिल्स करने के लिए कोई जगह पे बंदा रुका हुआ है, वो सारे का सारा किस में आता है भैया? डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडियन एम्बेसी जो रशिया में बैठी हुई है वो भी पार्ट होगी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया है दोस्तों। ओके, इसी तरीके से जो
रशिया की एम्बेसी इंडिया में बैठी होगी वो भी प्रॉपर्टी ऑफ रशिया है, इंडिया की नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट्स इज एन ऑफिस ऑफ बिल्डिंग बाय द कॉन्सुल एंड ऑफिसर कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिसाइड इन द फॉरेन कंट्री टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स। अब ये कॉन्सुलेट्स एक ऐसी बिल्डिंग होती है, ऐसा प्रेमाइसेस होता है जहां पे उस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है कि आप सारे के सारे जो भी इंटरनेशनल मीटिंग्स है, जो भी इन लोगों को बातें करनी है, जो भी यहाँ पे पॉलिसीज प्लान्स बनाने, वो सब जहां पे कर सकते हैं उसको बोला जाता है कॉन्सुलेट। तो एग्जाम में ये 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्तों, इसलिए पता होना चाहिए कॉन्सुलेट्स क्या होता है। आगे हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आएगा इसकी बात करते हैं। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री। बाहर की कोई भी एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारी कंट्री में बैठी हुई है तो वो हमारी कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस कंट्री की प्रॉपर्टी है दोस्तों। फॉर एग्जांपल जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द जापान, नॉट इंडिया। तो इंडिया का नहीं है, वो जापान का माना जाएगा दोस्तों, ये बात एग्जाम में याद रखिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। अब यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है अगर हमारी बाउंड्री के अंदर भी है तो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी कंट्री को बिलोंग करता होगा उसकी प्रॉपर्टी दोस्तों माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। अब अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से बात करें तो ये बोलता है कि इकोनॉमिक टेरिटरी और ज्योग्राफिकल टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जो एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट होती है, मतलब वहां की गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करती है, चलाने का काम करती है, नियम बनाने का काम करती है। ओके, विद इन विच पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल, जहां पे इंसान, पैसा और सामान सर्कुलेट फ्रीली, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अगर आप सर्कुलेट कर पाते हो तो ये सारी चीजें जो है किसमें आती है दोस्तों? डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी का। पहला हम लोगों ने बात करा था नॉर्मल रेसिडेंट का, अब थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर विद इन द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। कोशिश करिए कि एग्जाम्पल देके बताइए कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो एक हम लोग ओवरव्यू समझ लेते हैं। फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम जो मेहनत की कमाई हो, ट्रांसफर इनकम का मतलब वो जो बिना रेंडरिंग करे हुए सर्विसेज को आपको मिलती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। एग्जांपल में याद रखिए ट्रांसफर इनकम के स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किससे मिलेगी भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलेगी। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और किसमें मिलेगी भैया? प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू यहां पे ये सारी चीजें मिलने वाली है। आगे बात करते हैं भाई, यहां पे इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये बोल रहा है कि ये कहां से मिलती है? तो भाई फैक्टर सर्विसेज से मिलती है। किसके? लैंड के सर्विस से, लेबर के, कैपिटल के और एंटरप्राइज के। अब लैंड के बदले में क्या मिलेगा? तो रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। और कैपिटल के बदले में मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट। चलिए, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मेहनत की कमाई है दोस्तों, इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मेहनत की कमाई नहीं होती तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? तो आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट जोड़ लोगे। पहले जोड़ लोगे भैया शुगर, मिल्क, वाटर, कंटेनर, ठीक है, उसमें कार्डमम जोड़ लोगे। तो ये 5 चीजें तो मिनिमम हो ही गई। गैस जोड़ लो तो कम से कम 10 चीजें चाहिए। तो एक चीज बनाने के लिए कम से कम 5 या 6 या 10 इंग्रेडिएंट चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि किसी चीज के प्रोडक्शन में जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है दैट आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम में बात याद रखिएगा मेरी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट। जो चीजें बिल्कुल रिक्वायर्ड है, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं प्राइमरी इनपुट्स। विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए जरूरी है? तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर द 4 हेड्स। इनको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। या हम लोग यहां पे इसको एंटरप्राइज की कैटेगरी में भी ले सकते हैं। दूसरे टाइप पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे ट्रांसफर इनकम। क्या होता है? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। भाई पैसा तो मिल रहा है बट इसके बदले में आपने कुछ किया नहीं ऐसा जिसके बदले में आपको यहां पे पैसा मिल रहा है। तो हम लोग यहां सीधा सीधा कह सकते हैं ये कि कहीं ना कहीं से मदद है, डोनेशन है, या तो
क्या करा गया है, यहाँ पे आपका सपोर्ट किया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से ट्रांसफर इनकम होती है। देखते हैं, इट इज यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट, एक तरफा है, उनसे रिटर्न में आप कुछ नहीं मांग सकते। ओल्ड एज पेंशन वालों को पेंशन देने के बाद क्या मांगोगे भाई, बच्चों को स्कॉलरशिप देने के बाद क्या मांगोगे, हाँ मांग सकते हो रिजल्ट, जैसे मैं आपसे मांग सकता हूं रिजल्ट कि भैया अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं, शिद्दत से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो उसके बदले में क्या चाहिए भैया, रिजल्ट। तो कोई भी टीचर सिर्फ एक लालच में आज तक के जी रहा है, सिर्फ उनके बच्चों का भला हो जाए, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए उन टीचर से। तो टीचर इज ऑलवेज लिविंग लाइक एन ब्रिज, ठीक है। तो टीचर्स हमेशा कैसे रहता है, एक ब्रिज की तरह। क्या करता है वो, आपको यहां पे फ्यूचर दिखा देता है। तो टीचर इज बिहेविंग लाइक एन मिरर। तो टीचर आपको बिहेव करवाता है कि भैया चलिए ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये मिरर है आपके फ्यूचर का। तो टीचर इज ऑलवेज, यहां पे अगर टीचर्स की बात करें हम लोग, तो वो हमेशा बिहेव करते हैं एक मिरर की तरह, जिसमें उनको आपका फ्यूचर दिखता है बेटा। इसीलिए टीचर्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए और टीचर जो भी बात बोलते हैं उसको हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने ट्रांसफर इनकम की बात करी। तो ये है एक ऐसी इनकम जो यूनिलेटरल होगी, वन साइडेड होगी, ठीक है ना, दो साइड नहीं हो सकती, क्योंकि हम काम करके दे ही नहीं रहे। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्यों नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये मेहनत की कमाई नहीं है। एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना तो गुड्स बन रहे हैं ना तो सर्विसेज बन रही है। इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, या तो ये यहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी में मिल जाएगा, ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड, या तो हमारी कंट्री में मिल जाएगा या तो ये फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से भी आ सकता है। इसमें ऐसी सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा, ये सब चीजें किस में लेना है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफर इनकम में लेना। टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां पे देखा जाए तो सरकार ने भी तो कोई मेहनत नहीं करी, ऐसा देखा जाए तो उनको जो पैसा मिलता है टैक्सेस के फॉर्म में, ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, भाई डायरेक्टली तो नहीं कर रहे बट इनडायरेक्टली बहुत सारे काम कर रहे। तो हमारे देश का जो भी विकास हो रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड होने वाला है, ये सब भी कहीं ना कहीं रीजन से काहे के दोस्तों, तो टैक्सेस के। अगर टैक्सेस नहीं दोगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिल पाएगी। सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सब्सिडी जो दे रहे हैं ये भी ट्रांसफर पेमेंट है। आपको सब्सिडी मिल गई, आपको इसके बदले में कुछ नहीं करना है, ये एक तरीके से क्या है भैया, ट्रांसफर पेमेंट है। तो आपको याद रखना है टैक्सेस और जो सर्विसेज है या सब्सिडीज है, वो सारी के सारी जो है वो आपके लिए क्या होगी, यहां पे दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार आ चुका है आपके सामने, डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट। इसको मैं इंटरमीडिएट गुड्स और यहां पे फाइनल गुड्स भी कह सकता हूं दोस्तों। गिविंग सुटेबल एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आंसर बताइए भैया सुटेबल, बिल्कुल आपको बताना है कि ऐसा एग्जांपल दो कि बच्चों को समझ में आ जाए भाई। चलिए, तो हर डिफरेंस बिटवीन का कोई ना कोई कारण होता है। बेसिस, तो सबसे पहले बेसिस है भैया मीनिंग। फाइनल प्रोडक्ट एंड द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो जिसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता दोस्तों। चलो समझते हैं। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। एक ऐसे गुड्स की कैटेगरी जहां पे या तो वो क्या कर रहे हैं भैया, कंजप्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या तो उसका इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स व्हिच रेफर्स टू द गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। या तो उसको रीसेल के लिए यूज किया जाए या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जाए, वो सारे गुड्स जो है वो दोस्त आते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में। नेचर की हम लोग बात करें, किस तरीके का नेचर होगा फाइनल गुड्स का, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड द डोमेस्टिक इनकम। इसको दोनों जगह आप एड ऑन कर सकते हो, वेदर इट इज नेशनल इनकम वेदर इट इज डोमेस्टिक इनकम। बट जैसे ही हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे आते हैं तो बोलता है दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन द डोमेस्टिक इनकम। व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या है दोस्तों? रीजन ये है कि अभी भी ये फाइनल फॉर्म में नहीं आया है और नेशनल इनकम में हर कोई कैलकुलेशन हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होगा दोस्तों। कभी भी जो अंडर प्रोसेस चीजें चल रही है उसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं डिमांड की। बात करें तो फाइनल गुड्स में
दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड एट द सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली वो क्या करते हैं, नीड्स को या तो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी आपकी डिजायर्स है उन सबको फुलफिल करने का काम करते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, दे हैव अ ड्राइव डिमांड, इनकी जो डिमांड है वो ड्राइव डिमांड होगी, मतलब कि इनडायरेक्ट डिमांड होगी देखा जाए तो, एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है फाइनल गुड्स पे। अगर मांगे ही नहीं गए फाइनल गुड्स तो इंटरमीडिएट गुड्स का कोई भी बेस यहां पे दोस्तों नहीं होगा। वैल्यू एडिशन की बात करें, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर सच दैट नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। इसमें कोई भी अलग से वैल्यू ऐड करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। बट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बात करें हम लोग तो दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, ये यहां पे अभी अंडर प्रोसेसिंग है तो यहां पे इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। सच दैट सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स, इसीलिए यहां पे हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती रहेगी दोस्तों। यहां पे आगे बात करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री की, तो भैया फाइनल गुड्स तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुका है इसीलिए मार्केट में आ गया, अब आप उसको खरीदने वाले हो। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, बट इंटरमीडिएट गुड्स कहां है भैया, अभी भी रास्ते में है, चल ही रहा है, पहुंच ही नहीं पा रहा आप तक के। दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब अभी भी इस पे प्रोसेसिंग चल रही है। एग्जाम्पल की बात करें, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, कार परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें जो है भाई उन लोगों ने फाइनल कंजप्शन के हिसाब से खरीदी है। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, मिल्क यूज करा है भैया डेयरी शॉप्स ने किसके लिए, रीसेल के लिए, ताकि सामने वाली जो कंपनी है उसको फाइनल गुड्स बना के और यूज कर पाए। कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोल यूज कर रहा है भैया फैक्ट्री में जो कि फर्दर प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है दोस्तों। चलिए तो यहां पे समझ में आने लग गया हमें कि भाई ये डिफरेंस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल गुड्स आर रेफर्ड टू एज दोज गुड्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि रिक्वायर करते ही नहीं है कि भैया हमें फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए, मतलब उसमें और भी कुछ चेंज करो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। These goods are also known as consumer goods and are produced for purpose of direct consumption, इनको हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे फर्दर प्रोडक्शन में दोस्तों हेल्प करते हैं। बाय द एंड कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर मतलब कि फाइनली यूज करने वाले जो गुड्स होते हैं उनको फाइनल गुड्स कहा जाता है, जिसमें कुछ भी आपको एड ऑन नहीं करना होता। इंटरमीडिएट गुड्स आर रेफर्ड टू एज दोज गुड्स दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेसेस, और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो लोग यूज करते हैं जो बिजनेस में इसको लगाना चाहते हैं, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज दीज गुड्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स, इसको हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है भैया स्क्रीन पे आपके। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें हम लोग को इंजेक्शन और लीकेजेस बताना है। क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है भाई, थोड़ा सा दिमाग को हम लोग एक जगह लेके आए। इंजेक्शन का मतलब क्या होता होगा भैया, किसी चीज में इंजेक्ट करना, मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना। अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं लीकेजेस की, तो लीकेजेस का मतलब होता है कहीं से कोई चीजों का निकल जाना। अब ये निकल जाना और ले आना, ये सर क्या बातें कर रहे हैं अपन, तो इकोनॉमी में अगर पैसा कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर आ जाता है दैट इज नोन एज इंजेक्शन, और अगर इकोनॉमी से ये पैसा बाहर निकल जाता है दैट इज नोन एज लीकेजेस। तो इस सिस्टम को हम लोग को दोस्तों याद करना है और समझना है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो जिसको नेवर एंडिंग पोजीशन है जो कभी रुके ही ना, उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक्सपांड, अब धीरे धीरे करके दोस्तों ये एक्सपांड होते हुए चलेगा, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हुए चलेगा, या तो बढ़ता हुआ चलेगा, या तो कम हो जाएगा। एक्सपांशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंप्लाइज अ राइज इन द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट इन द इकोनॉमी। हम ये बोल रहा है कि एक्सपांशन अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का होता है तो लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ता है और आउटपुट भी बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑन द अदर हैंड इंप्लाइज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। अब ये फॉल हो जाएगा भैया लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट, किसके कारण भाई, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो एक्सपांशन में बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन में घटेगा, या तो दोस्तों कम हो जाएगा। चलिए समझते हैं, एक्सपांशन ऑफ सर्कुलर फ्लो अकर्स ओइंग टू इंजेक्शन। अब यहां पे अगर एक्सपेंशन की बात करें तो ये होता है इंजेक्शन, मतलब इकोनॉमी में पैसे का इंट्रोडक्शन, व्हाइल द कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ओइंग टू द विड्रॉल, मतलब पैसा निकल जाना, तो यहां पे लीकेज हो जाएगा दोस्तों ये। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। इंजेक्शन, these are those macro variables arise in the level of which leads to a rise in the level of output in the economy, जिसके कारण इकोनॉमी राइज कर जाए, वो सारा का सारा इंजेक्शन का पार्ट है।
These include गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब यहां पे किसकी बात करते हैं भाई? गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकार अगर मान लेते हैं खर्चा करती है तो। दूसरा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार पैसा लगाती है तो। एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द फॉरेनर्स, एक्सपोर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं, हमारा सामान दूसरी कंट्री में जा रहा है, लोग हमारे प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हैं। अ राइज इन द लेवल ऑफ एनी दीज वेरिएबल एम्प्लाइज अ राइज इन द लेवल ऑफ डिमांड। इनमें किसी में भी चेंज होता है तो कहीं ना कहीं लेवल बढ़ता है भाई डिमांड का, ठीक है। फॉर गुड्स प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और ये किसकी बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड टू कॉज अ राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, जिससे हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा राइज आएगा, या तो वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपांशन ऑफ सर्कुलर फ्लो, और इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं एक्सपांशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो यही कहलाता है आपका इंजेक्शन। बट जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें एक नया क्वेश्चन दिखता है, भैया लीकेजेस और विड्रॉल क्या होता है ये बताइए। तो इकोनॉमी से पैसे का बाहर जाना ही लीकेजेस कहलाता है दोस्तों। चलिए समझते हैं। These are those macro variables arise in the level which leads to fall in the level of output in the economy, जिसके कारण at the end आपकी इकोनॉमी फॉल हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या कहेंगे? लीकेजेस। ओके, समझते हैं आगे। These include saving opposite of the consumption, अब यहाँ पे कंजप्शन की जगह क्या होने लग जाए? सेविंग हो जाए, लोग घर में पैसा बचाने लग जाए। गवर्नमेंट टैक्सेस अपोजिट ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात चल रही है। आप पहले क्या बात कर रहे थे आप सर इंजेक्शन में कि वहां पे क्या होगा भाई? इन्वेस्टमेंट होगा। इंपोर्ट्स की बात हो रही है, वहां क्या हो रही थी? एक्सपोर्ट्स की बात हो रही थी। अपोजिट ऑफ द एक्सपोर्ट आर राइज इन द लेवल ऑफ एनी ऑफ दीज वेरिएबल, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज बढ़ती है, इंप्लाइज अ फॉल इन द लेवल ऑफ डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, इसके कारण यहां पे बनाए हुए गुड्स की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली फॉल डाउन होने लगेगी, नीचे की तरफ जाने लगेगी, कम होने लगेगी। दिस लीड्स टू अ फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, और इसके कारण इकोनॉमी भी धीरे धीरे करके डाउनवर्ड्स जाने लगेगी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। काय का? सर्कुलर फ्लो का। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिमेन्स स्टेबल इफ लीकेजेस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द इंजेक्शन। अब लीकेजेस और इंजेक्शन अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भैया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्विलिब्रियम पॉइंट। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। एक्सप्लेन What explains the existence of the circulatory of the flows? ये बोल रहा है कि फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। कारण क्या है? क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास 3 फेज होते हैं, जनरेशन फेज, प्रोडक्शन फेज, और अगर हम लोग बात करें जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन में हम लोगों ने क्या करा? प्रोडक्शन करा, जिसके कारण इनकम का जनरेशन हुआ, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिन भी लोगों ने मदद करी है आपकी चीजों को बनाने में, उन तक के वो पैसा पहुंचाया जाए, और ये पैसा उन लोग क्या करेंगे? फाइनली मार्केट में खर्चा करेंगे। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो चलता ही रहेगा। चलिए समझ में आगे हम लोगों को आगे बढ़ते हैं। द अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी ऑफ फ्लोज क्या है भाई? कारण क्या है? इसको समझे। कैन बी ट्रैक्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होगी, ह्यूमन लाइफ चलती रहेगी, तो वांट्स कभी खत्म नहीं होगी, इसके कारण सब कुछ चलता रहेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ नेसेसिटीज लाइक द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे हम लोग रहेंगे तो या तो हम लोग गुड्स खरीदेंगे या तो हम लोग यहाँ पे सर्विसेज खरीदेंगे, ये दोनों ही जरूरी बात है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता लाइफ में। एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रोडक्शन। अब बोल रहा है कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है पॉसिबल नहीं है, किसके बिना? प्रोडक्शन के बिना। प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भाई खाओगे कैसे? ठीक है, बनाओगे कैसे? देयरफॉर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स मस्ट कंटिन्यू एज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और ह्यूमन बीइंग के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी है, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा कंजप्शन। तो भाई ह्यूमन लाइफ जो है वो हमेशा चलती रहेगी और बनती रहेगी चीजें और कंज्यूम भी होते रहेंगे। अकॉर्डिंगली म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स हाउसहोल्ड्स एंड द कॉन्सिक्वेंट म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन देम मस्ट कंटिन्यू एज एन अनब्रोकन सर्कुलेटरी। इसीलिए ये कभी भी अनब्रोकन रहती है, मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो ये खत्म तो होगी नहीं, हमेशा ये क्या रहेगी दोस्तों? चलती रहेगी। दिस इंप्लाइज द नॉन स्टॉप सर्कुलेटरी ऑफ फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द हाउसहोल्ड। इसके कारण प्रोड्यूसर्स और दूसरे जो हमारे हाउसहोल्ड
गुड्स है, इनके बीच में हमेशा चीजें चलती रहेगी। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स में हम लोग इसको फर्म्स भी मान सकते हैं, तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रिलेशन हमेशा चलता रहेगा। तो इस तरीके से कहानी जो है सर्कुलेटरी की जो है क्लियर होने लग गई है कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द अनब्रोकन सर्कुलेटरी ऑफ इंटरसेक्टोरल फ्लोज इन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ट्विन डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप। इसको एक और नाम से जानते हैं ट्विन डिमांड सप्लाई, क्योंकि भैया डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो डिमांड होगी, दोनों इंटर रिलेटेड है दोस्तों between producer and the household. Household will always demand goods and services from the producer. Household हमेशा क्या करेगा, डिमांड करेगा goods and services की, ठीक है, and will always supply them their factor services, और क्या करेगा, factor services को भी देगा। भैया देखो यहाँ पे हाउसहोल्ड के पास जो भी उसके पास टेक्निक है, जो भी उसके पास स्किल है, वो हमेशा फर्म को देगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब जिम्मेदारी किसकी बनती है भैया, अब जिम्मेदारी बनती है फर्म की, एंड विल ऑलवेज सप्लाई देम द गुड्स एंड सर्विसेज। जिम्मेदारी बनती है फर्म भी इसको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन दे, गुड्स एंड सर्विसेज दे, या तो उसको पेमेंट दे। तो यहाँ पे हाउस होल्ड हमेशा चीजों को बनाने का काम करते हैं, और जो फर्म है वो यहाँ पे उनको इन रिटर्न पैसा देने का काम करते हैं। इट इज बाय सेलिंग देयर फैक्ट्री सर्विसेज दैट द हाउस होल्ड अर्न मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वो चीजें बना के देंगे तो उनके पास पैसा आएगा जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर विल ऑलवेज डिमांड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, और प्रोड्यूसर मतलब फर्म जो है वो भी चाहती है यहाँ पे क्या मिले उनको, कंटिन्यूअसली फैक्टर सर्विसेज मिले, एंड विल ऑलवेज सप्लाई देम गुड्स एंड सर्विसेज, और वो क्या देते जाए, कंटिन्यूअसली गुड्स एंड सर्विसेज देते जाए। It is only by selling the goods and services to the household that the producer earn money to buy factor services. But अगर वो सामान बेचेगा नहीं तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वो यहाँ पे जो हाउसहोल्ड बैठे उनको पैसा देगा कैसे। This twin demand supply relationship will never cause to exist as it is related to very survival of the human beings, और ये किसके लिए जरूरी है, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। Accordingly, on circulatory of intersectoral flows will remain as a continuous process of human activity, और ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसका दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटी का। तो यहां तक की चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी थे। इस तरीके से हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।